और इसी बीच ईरान को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, जेडी वैंस ने कहा है। ये देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कह रहे हैं कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, परमाणु खतरा खत्म करने के लिए हमला किया है, ये कहा है जेडी वैंस ने। तो अगर जेडी वैंस ये कह रहे रविंदर सचदेव कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, तो इसका मतलब है कि शायद ये वही चाहते। क्या कहेगा आप? एग्जैक्टली, हो सकता है, मे बी मे नॉट बी राइट। मैं 15 दिन में अटैक, देखिए डिसेप्शन टैक्टिक्स भी हैं। जो वर्ल्ड के लीडर्स कह रहे हैं वो थोड़ी की खुली किताब करके दुनिया को बता रहे हैं मैं ये करूंगा, मैं ये चाहता, मैं नहीं चाहता। सो वन, सेकेंडली ये रेजिम चेंज डेफिनेटली चाहते हैं, क्योंकि अगर जितना भी डैमेज हो गया न्यूक्लियर, उस पर मैं कहूँगा ईरान उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, 10 साल में कर लेगा, 20 में कर लेगा। जबकि ऑब्जेक्टिव नेतन्याहू का ये है कि हमेशा हमेशा के लिए ईरान की टोटल कैपेबिलिटीज खत्म हो जाए। सत्ता चेंज नहीं होगी, सत्ता अगर यही रहेगी तो जब उन्हें मौका मिलेगा वो दोबारा से न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे। तो इन्हें सत्ता चेंज भी करने का वक्त आएगा। ये ऑलरेडी कर रहे हैं देश के अंदर। बट मैं न्यूक्लियर की बात एक बार कहना चाहता हूँ, दो चीज देखिए, दो चीजों में बांटो। जब ये कह रहे हैं कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने अगर मानो डिस्ट्रॉय कर भी दिया, जो कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो सेंट्रीफ्यूज थे इत्यादि, यूरेनियम जो बात हो रही है, जो 60% रिफाइन कर चुका है शायद ईरान एनरिच, वो करीब 300-400 किलो है कहा जाता है, आई डोंट नो 500 जितना भी हो। तो हो सकता है किसी जरिए प्रॉपर केसिंग्स वगैरह में वो यूरेनियम एनरिच निकाल के ईरान कहीं और ले गया है। बट ये फैसिलिटी बहुत डैमेज होगी, दैट्स वन। सेकेंडली, खतरा जो है, अगर वो 60% एनरिच 500 किलो यूरेनियम कहीं और ले गया है, उससे वो एटॉमिक बॉम्ब तो नहीं बना सकता, बट उससे वो डर्टी बॉम्ब बना सकता है। इसीलिए सर, सॉरी टू बटन, इसीलिए अगली बड़ी खबर भी सुनिए। इसीलिए क्या ईरान के न्यूक्लियर प्लांट हमलों को लेकर ये जो बड़ा दावा किया गया है, ईरान पर अमेरिकी हमलों की 1 साल पहले से तैयारी को लेकर ये दावा किया जा रहा है, और परमाणु सुविधाओं पर सटीक हमलों की ये सीक्रेट तैयारी। हालांकि बाइडेन प्रशासन के दौरान ही अमेरिका इजराइल का ये सैन्य अभ्यास और इजरायली सोर्सेस से एबीसी न्यूज का ये एक बहुत बड़ा दावा है। हालांकि तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से अब तस्वीरें भी सामने आने के बाद ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कैसे न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया। लेकिन ये एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि कैसे अमेरिका की 1 साल पहले से ही ये बड़ी तैयारी थी। और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए अमेरिका ने अपने सबसे घातक B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। अमेरिका के इस सबसे घातक बम वर्षक विमान की उड़ान को ही दुश्मनों के लिए विनाशकारी संकेत माना जाता है, और जब ये अमेरिका के एयरबेस से उड़े तो ईरान की बर्बादी का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। ईरान के परमाणु ठिकानों के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है अमेरिका का B-2 बॉम्ब। इसी B-2 बॉम्बर से ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर GBU-57 बम गिराए। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को ईरान का परमाणु किला भी कहा जाता है, जो जमीन से करीब 300 फीट नीचे बना है। लेकिन अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने उसे भी भेद दिया। अमेरिका के इस जेट को दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर माना जाता है। B-2 बॉम्बर की उड़ान रेंज 11,000 किलोमीटर है और रिफ्यूलिंग के बाद यह 19,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसकी वॉरहेड क्षमता 18 टन है और यह परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह कि B-2 बॉम्बर 12 किलोमीटर की ऊंचाई से भी दुश्मन पर अटैक कर सकता है। अगर बनावट और अन्य खासियत की बात करें तो अमेरिका का यह सबसे घातक बॉम्बर है, जो बिना नजर आए दुश्मन पर हमला कर देता है। ये किसी रडार की पकड़ में नहीं आता। पूरी बॉडी एक बड़े पंख जैसी दिखती है। इसका पिछला हिस्सा परंपरागत विमानों जैसा नहीं। अमेरिका के पास 20 B-2 बॉम्बर है। इसे हवा में उड़ता मिनी होटल भी कहा जाता है। इसमें बिस्तर और टॉयलेट की व्यवस्था है। 44 घंटे तक बिना रुके उड़ सकता है। B-2 बॉम्बर के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में अटैक को अंजाम दिया जा सकता है और ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर वो पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत से परिचित करवा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो जनरल सिन्हा, इससे पहले कि हम अपने शो के अगले फेज में जाएं, आपसे ये जानना चाहता हूं मैं कि क्या आपको लगता है कि आज UNSC की मीटिंग में ईरान के हक में कुछ हो सकता है? मैं विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू UNSC
यूएनएससी एक टीथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। वो कुछ रेजोल्यूशन भी पास करेगा तो क्या इजराइल मान जाएगा? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज चाइना मान गया, सदाम हुसैन मान गया था। क्या पाकिस्तान में जो 1947 में ऑर्डर पास किया था यूनाइटेड नेशंस ने कि आप जगह खाली कीजिए और तब न्यूट्रल वहाँ वोटिंग होगा, पाकिस्तान माना? तो खाली रेजोल्यूशन पास करने से नहीं होता है। सवाल है कि जिसने एक्सिक्यूट करना है, जिसने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है, वो इजराइल, स्ट्रांग कंट्री, स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप, और उसका जीवन और मौत का सवाल है, वो क्यों मानेगा? और मानना भी नहीं चाहिए। आप एक हमारे लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। आप कहते हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। आप हमेशा मेरे मौत की बात करते हैं। हम तो डेथ टू ईरान नहीं बात किया, हमने तो कभी नहीं कहा। हमने कहा हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, फिनिश्ड। हम अपनी सेफ्टी देख रहे हैं, उसके कोई एग्जिस्ट आप करना नहीं चाहते हो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। को लेट लिव, शांति से जियो। आप सब सराउंड कर लेते हो, बार बार इजराइल को परेशान करते हो। आप 12 आतंकी संगठन को पाल रखा है। आप हुदीज को, हिजबुल्लाह को, सबको आपको सपोर्ट करते हो फाइनेंशियली, उनको मिसाइल देते हो, पैसा देते हो और कहते हो इजराइल को परेशान करो। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आप छुट्टी काटते रहोगे और सोचोगे कि इजराइल ऐसा पावरफुल देश, टेक्नोलॉजी के फील्ड में माहिर, मिलिट्री इक्विपमेंट बेचने में माहिर, वो चुप बैठेगा? तो चुप बैठेगा। सभी को राइट है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का सबको राइट है। हमारा लॉ भी हिंदुस्तान में क्या बोलता है? यदि आपने किसी पर सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, इट्स नॉट मर्डर, इट्स नॉट मर्डर। अंडरस्टूड सर।